हेलो एवरीवन, वेलकम टू SNL GS वर्ल्ड। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग जो भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जो टोटल जिनकी संख्या है 40, उनके बारे में जो 10 थी, 10 के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 10 के बारे में देखेंगे, है ना। तो पहला जो है 11वां, मतलब एक तरीके से 11वां जो है पत्तदकल स्मारक समूह कहां पर है ये? तो बागलकोट एक जिला पड़ता है, बागलकोट एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। कहां पड़ता है ये? तो मालप्रभा नदी जो है, मालप्रभा नदी के पास में। ठीक, एक फेमस जगह है एहोल तथा बादामी। ये जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय पता चलेगा कि एहोल तथा बादामी कहां पर है। एक्चुअली जहां पर बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां पर पत्तदकल स्मारक समूह है, वहीं से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों जगह हैं। ठीक है, तो मालप्रभा नदी के किनारे पर ही क्या है? पत्तदकल स्मारक समूह है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बादामी, देखो यहाँ पे नाम जैसे कि दिख रहा है आपको, बादामी के चालुक्य शासकों ने। किसने? तो चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया था। ठीक, क्या है यहाँ पर? जैसे कि स्मारकों का समूह है। क्या है? तो स्मारकों का समूह है। टोटल यहाँ पर 10 मंदिर समूह है। कितने? तो 10 मंदिर समूह है, जिनमें से 9 जो है हिंदू धर्म से एवं एक जो है वह जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह क्या है? तो विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल या मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन टेम्पल भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो पूछ लेता वैसे एग्जाम में कि विरूपाक्ष मंदिर तथा मल्लिकार्जुन टेम्पल कहां पर है। ठीक है, तो कहां पर है? कर्नाटक में पत्तदकल। ध्यान समझिएगा, पत्तदकल जो स्मारक समूह है, यह कौन सी शैली में बना है? एक्चुअली एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछ लेता है वैसे, है ना। तो यह बना है बेसर शैली में। किसमें? बेसर शैली में बना है। अब ये बेसर शैली क्या है? तो देखिए, मंदिरों को बनाने की कुछ शैलियां होती हैं, मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां होती हैं। 3 शैली भारत में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, सबसे प्रमुख मानी जाती है। जो सबसे पहली शैली है, जो उत्तर भारत में यूज होती है, उसको कहते हैं नागर शैली। ठीक, जो दूसरी शैली है उसको कहते हैं बेसर शैली, बेसर शैली। और जो तीसरी शैली है उसको कहते हैं द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ठीक, तो उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरें बनी होंगी वह खास करके नागर शैली में। ठीक है, और जो मध्य भारत यानी कि भारत के बीच के हिस्से के जितने मंदिर होंगे खास करके बेसर शैली, और साउथ में जितनी मंदिरें बनती हैं वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती है। ठीक, मंदिर निर्माण की एक और शैली है जिसको क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली कहा जाता है, पंचायतन शैली। ठीक, तो कभी इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, काफी लंबा चलेगा इनका, है ना। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, भारत की कौन कौन सी मंदिरें किन शैली में बनी हुई हैं, उनके बारे में आपको कभी बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना। तो विरूपाक्ष टेम्पल, क्वेश्चन आ जाता है कि विरूपाक्ष टेम्पल कौन सी शैली की बनी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विरूपाक्ष टेम्पल जो है वह नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली, यानी दोनों का मिक्सअप है। तो एक तरीके से ये एक्सेप्शन है, एक तरीके से यह अपवाद है, तो इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। इनको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इससे पहले वाले में मैंने मार्क नहीं किया था, तो उसमें ध्यान रखना, पत्तदकल जो है वो भी 1987 में आए थे। ठीक, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? तो एलिफेंटा
आइलैंड यानी एलिफेंटा द्वीप जो है उनके ऊपर है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? तो रायगढ़ में है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, रायगढ़ जिला जो है महाराष्ट्र का, वहां पर है। ठीक है, रायगढ़ बहुत फेमस जगह है ना, शिवाजी से रिलेटेड है। जो शिवनेर का दुर्ग है, शिवनेर का जो किला है वो यहीं पे है। ठीक, इसके साथ साथ इनको बनाने का जो श्रेय है, एलिफेंटा की गुफाएं किन्होंने बनवाई? तो सिल्हारा वंश, एक लोकल जो है सो वंश था, डायनेस्टी था सिल्हारा, सिल्हारा वंश एवं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट बहुत फेमस वंश था। ठीक है, जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग था। तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सिल्हारा वंश तथा राष्ट्रकूटों ने कब? तो 7वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच के ये मंदिर है। ठीक, इसको एलिफेंटा की गुफाएं क्यों कहती हैं? क्योंकि ये एलिफेंट यानी कि पत्थरों को काट करके एलिफेंट की संरचना बनाई गई है। पत्थर को काट करके एलिफेंट की संरचना बनाई गई है ना, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एलिफेंटा की गुफाएं। ये संरचना किसने बनवाई थी? पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने बनवाई थी। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में क्या है? यहां पर कुल 7 गुफाएं हैं, टोटल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से कि 5 जो है वह हिंदू धर्म से और 2 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहां पर भगवान शिव की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसको त्रिमूर्ति क्वेश्चन आएगा कि त्रिमूर्ति जो है वह कहां पर है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में। उसके साथ साथ अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है वो भी कहां पर है? एलिफेंटा की गुफाओं में है। बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म प्लेस है, खास करके पर्यटकों को आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के पर्पज से जाते हैं। नेक्स्ट जो है 13वां, इनका नाम है महान जीवित चोल मंदिर समूह। 1987 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये कहां पर है? तो यह है तंजावुर में। तंजावुर तमिलनाडु का एक जिला है। तंजावुर क्या है? तमिलनाडु का एक जिला है। ठीक, यहां पर चोलों ने, चोल वंश से संबंधित है, ये संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, चोल वंश बहुत ही बेहतरीन वंश था, है ना। इनके बारे में देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहां पर 3 मंदिर समूह है। कितने? 3 मंदिर समूह है। पहला जो है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर। दूसरा ऐरातेश्वर, और तीसरा जो है गंगई कोंडम चोलेश्वर। ये तीनों समूह। जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ध्यान दीजिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल जो है यह भारत की पहली ग्रेनाइट की बनी मंदिर है ना। तो भारत में ग्रेनाइट की बनी पहले स्मारक भी बोल सकते हैं। कौन है? तो बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज ने करवाया था, राज ने करवाया था। ठीक है, राजराज प्रथम भी कहते हैं इसको, राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इनको महान जीवित चोल मंदिर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है 14वां जो है सांची के बौद्ध स्मारक है। इनको 1989 में 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। जो सांची के बौद्ध स्मारक है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। रायसेन में सांची नामक स्थान पर, सांची नामक स्थल जो है वहां पर बौद्ध स्मारक शामिल है। ये ग्रुप है, वैसे 2 से 3 स्मारक है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्मारक है वहीं पर क्या है? तो बौद्ध के गौतम बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं। अस्थियां रखी गई। 2 शिष्य थे,
2 शिष्य उनके हैं, है ना, उनकी अस्थियां उसमें रखी गई है। ठीक है, यहां पर क्या है, जो सांची का स्तूप है यह प्रेम, शांति, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। प्रेम, शांति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक जो है वो मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था। लगभग 300 BC के आसपास वह शासन करता था। तो मुगल वंश, जब हिस्ट्री आप लोग अगर जब पढ़ोगे तो वहां पर अशोक के बारे में अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन सांची का स्तूप जो है उसको आगे बढ़ाने में, उसको आगे लेकर के जाने में और भी वंशों का हाथ रहा है। जैसे शुंग वंश, शुंग वंश ने भी इसके लिए थोड़े बहुत काम किए, और साथ साथ सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश, वैसे ये दक्षिण का नर्मदा के नीचे का राजवंश था, इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया सांची के स्तूप को आगे बढ़ाने में, सांची के स्तूप को संवारने में। क्योंकि सांची के स्तूप का जो तोरण है, जो द्वार है ना, वो सातवाहनों के समय में ही बना था, सातवाहनों ने ही इसको बनवाया था। ठीक है, और शुंग वंश, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि शुंगों के लिए सांची का स्तूप जो है वे एक्सेप्शन की तरह ही, अपवाद ही है, क्योंकि शुंग वंश की राजधानी ही विदिशा थी, और विदिशा जो है सांची से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो शुंग वंश के शासक थे वो कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, और उन्होंने मतलब जो पुष्यमित्र शुंग था उसने कम से कम अकेले 80,000 से भी ज्यादा स्तूपों को नष्ट करवाया था। और शुंग वंश यानी पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा होते हुए भी सांची का स्तूप बच गया, ये बहुत ही एक्सेप्शन की बात है, अपवाद है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम क्या थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम जो थी इनकी सिस्टर थी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी हुमायूं नामा। तो हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया, है ना। 1993 में 1993 में हुमायूं के मकबरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लेगा। यह जो है 4 बाग शैली में बना हुआ है। 4 बाग शैली, 4 बाग शैली का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वैसे बाग बनाने की कला है, बाग बनाने की शैली है, जिसमें क्या होता है कि एक बाग को 4 हिस्सों में बांटा जाता है ना। एक तरीके से रोड और नाली निकाली जाती है ताकि इधर से भी लोग जा सके, उधर से भी आ सके। ठीक है, और पानी की सप्लाई चारों दिशाओं में अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, जहां पर हुमायूं का मकबरा है उसी के आसपास में लगभग 150 मुगल वंश के लोगों की क्या है? समाधियां हैं, समाधि। जहां पर हुमायूं का मकबरा है उसी के आसपास में मुगल वंश से संबंधित 150 से भी ज्यादा लोगों की समाधियां हैं। ठीक है, जिनमें दारा सिको जो है यह औरंगजेब का भाई था, जिसको औरंगजेब ने बहुत बुरे तरीके से मारा था। उसके बाद हमीदा बानो बेगम की भी समाधि वहीं पर है। फर्रुख सियार, उसके साथ आलमगीर द्वितीय, इन सब की समाधि कुछ प्रमुख है। वैसे ये इन सब की समाधि कहाँ पर है? तो हम हुमायूं के मकबरे के पास में ही है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा गयास बेग था। ठीक है, इसमें क्या यूज किया गया है? तो पित्रा दुर्रा तकनीक यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पित्रा दुर्रा टेक्निक जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है ये। उसके साथ साथ यह फारसी शैली में बनाया गया है, फारसी शैली या फिर कह सकते हो ईरानी शैली में बना है ये। ठीक है, फारसी शैली या फिर ईरानी शैली में। देखिए ईरान जो है, आज के समय में जो ईरान है इसी का पुराना नाम क्या है? फारस था। ठीक है, तो फारस की खाड़ी भी सुने होंगे, फारसी शैली, फारसी भाषा, तो उस सब का मतलब कहाँ से है? ईरान से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो 16वां है वह है कुतुब मीनार। ठीक है, जो 16वां है उसका नाम है कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है इसको भी 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, कहां पर है? तो दिल्ली में है।
निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन उसको पूरा नहीं करा पाया था, है ना। तो उसको पूरा कराने का काम, उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। बाद में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी की थी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो कुतुब मीनार है इसको बिजली का झटका लग गया था, है ना। तो क्षतिग्रस्त हो गई थी ये कुतुब मीनार। तो इसका निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया था। वैसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये कि फिरोज शाह तुगलक ने या फिर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार के आसपास में ही बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है, मस्जिद कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार के पास में ही है। उसके साथ साथ अलाई दरवाजा। तो कुतुब मीनार में एंट्री लेने के लिए, जाने के लिए सबसे पहले अलाई दरवाजा से होकर के ही गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या है? तो मेहरौली, जो कुतुब मीनार है मेहरौली नामक स्थान पे ही है ना। तो मेहरौली का लौह स्तंभ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुतुब मीनार वैसे मेहरौली नामक स्थान पे ही है, और मेहरौली में ही एक और चीज है जिसको बोलते हैं लौह स्तंभ, यानी लोहे का एक पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है, मोटा पिलर है। ऐसा माना जाता है कि लौह स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने कराया था, ठीक है। इस लौह स्तंभ की खासियत क्या है? तो इस लौह स्तंभ की खासियत यह है कि कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होने के बाद भी इसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लगी है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कितना ही हाई क्वालिटी का लोहा हो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन ये 2000 साल पुराना लौह स्तंभ है, लेकिन अभी इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। तो इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी चल रहा है, ठीक है। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड जितनी सारी चीजें थी मैंने आपको समझा दी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, वह है पर्वतीय रेलवे। देखिए पर्वतीय रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। तो टोटल 5 पर्वतीय रेलवे हैं भारत में, है ना। बहुत ही बेहतरीन दृश्य देखने में लगता है, बहुत ही नेचुरल चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। और यहाँ पर हायर लेवल की इंजीनियरिंग को यूज किया गया है, ठीक। तो टोटल भारत में 5 पर्वतीय रेलवे हैं, जिसमें से कि 3 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जा चुका है, जबकि 2 जो है वह संभावित सूची में है। तो संभावित सूची में कौन सा है? तो कांगड़ा रेलवे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का वैसे जिला है, और एक है माथेरन रेलवे, ठीक है। तो ये संभावित सूची में है, इनको आप अलग रखना, ठीक है। तो फिलहाल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है वो 3 है। तो 3 में से 16 तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जो 17वां है उसका नाम है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। अब दार्जिलिंग क्या है? तो दार्जिलिंग जो है यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल का एक जिला है। वेस्ट बंगाल का क्या है? एक जिला है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर वेस्ट बंगाल का जिला है तो दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे कहाँ पर होगा? वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन जगह है ना। यहाँ पर टॉय ट्रेन नाम से रेलवे चलती है, जो दार्जिलिंग को किससे जोड़ती है? सिलीगुड़ी से जोड़ती है। दोनों अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म प्लेस है ना। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पर्यटन स्थल है, ठंडा मौसम रहता है। और दार्जिलिंग तो वैसे सिक्किम के पास में ही है, तो आप कह सकते हैं कि हिमालय यहाँ से दिखता है ना। हिमालयन रेंज यहाँ से दिखती है, ठीक है। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे में अगर आप सफर करेंगे तो वहां पर आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं। चाय के बागान, वहां पर बहुत बड़े बड़े चाय के बागान देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो दार्जिलिंग है, यहाँ की जो चाय है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। भारत में कुछ जगहों की जो चाय है वो बहुत फेमस, जैसे ऊटी हो गया, उसके साथ साथ कांगड़ा की चाय, दार्जिलिंग, असम की चाय, ये बहुत प्रसिद्ध चाय होती है, ठीक है। उसके साथ अगर अपन बात करें दार्जिलिंग की, है ना, तो दार्जिलिंग से रिलेटेड क्या है? तो एक चीज और आपको फैक्ट बता देता हूं कि भारत में पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था, है ना, जिसको जियोग्राफिकली इंडिकेशन बोला जाता है। तो 2004 में जो पहला
भारत में जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। तो ये एक्स्ट्रा था, मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वां जो है इसका नाम है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। देखिए नीलगिरी एक क्षेत्र है वैसे, है ना, नीलगिरी एक क्षेत्र है तमिलनाडु कर्नाटक और जहां पर तमिलनाडु कर्नाटक और उसके साथ साथ केरल की जहां पर बाउंड्री मिलती है वो क्षेत्र जो है वो नीलगिरी क्षेत्र ही कहलाता है। ठीक है, तो जो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है वो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुन्नूर से उदगमंडलम के बीच में ये चलती है। लगभग 46 किलोमीटर की ये ट्रेन चलती है। 46 किलोमीटर की ट्रेन नहीं है, मतलब ट्रैक की लंबाई है 46 किलोमीटर, है ना। कहाँ से, तो कुन्नूर वैसे डिस्ट्रिक्ट है, केरल का डिस्ट्रिक्ट है, से लेकर के उदगमंडलम के बीच में ये ट्रेन चलती है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। बहुत ही बेहतरीन जगह है वैसे, ठंडी जगह है ये, है ना, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ऊटी हो गया, उसके साथ साथ कोयम्बटूर हो गया, उदगमंडलम हो गया, है ना। तो जितनी भी घूमने वाली जगह है साउथ में वो खास करके नीलगिरी साइड ही पड़ती है। जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, ये सब इधर ही पड़ते हैं नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको पता ही होगा, अनाईमुडी है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो नीलगिरी जो है इसको 2005 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया। ठीक, जो 19वां है वो है कालका शिमला रेलवे। तो शिमला से समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को, शिमला जो है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो यह रेलवे जो है कालका और शिमला को जोड़ने का काम करता है, हिमाचल प्रदेश में है ना। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो शिमला थी वह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे को 2008 में, कब, 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है महाबोधि टेम्पल। 20वां जो है वह है महाबोधि टेम्पल। कहां पर है, गया में है, बोध गया जिसको बोलते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर, फल्गु का पुराना नाम क्या है, निरंजना नदी के तट पर। तो फल्गु नदी कहिए चाहे निरंजना नदी कहिए, दोनों एक ही है ना। तो यहां पर भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को कहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गया में। कौन से पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सी नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। तो वहीं पर महाबोधि टेम्पल बनाया गया है। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको कुषाण ने बनाया था, कुषाण वंश ने बनाया था। ठीक है, तो इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन खास करके ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने ही महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए फेमस है। विश्व में जितने भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे दक्षिणी कोरिया हो, चाहे आपका ये कह सकते हैं वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे लाओस हो, चाहे थाईलैंड हो, जहां पर भी बौद्ध धर्म को, श्रीलंका हो, जहां पर भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो पहली प्रायोरिटी देते हैं महाबोधि टेम्पल को। यहाँ पर घूमने के लिए वो बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। ठीक, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।